यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 जीव विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यानी इस मॉडल पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको समझाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। हर्शे तथा चेज ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था। क्या सिद्ध किया था? तो देखिए, इन्होंने डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है यह सिद्ध किया था। अपने प्रयोग के द्वारा क्या सिद्ध किया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। अगर पूछा जाए कि हर्शे और चेज ने किस पर प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था, किस पर पूछा जाए, प्रश्न को बदल दिया जाए, T2 बैक्टीरियोफेज पर किया था। T2 बैक्टीरियोफेज पर प्रयोग कर रहे थे, तब इन्होंने सिद्ध किया था कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। फिर अगला है, प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण कहलाता है। प्राकृतिक वास स्थान यानी जहां पर वे रह रहे हैं वहीं पर उनको संरक्षण दिया जाए, तो इसमें स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। जबकि उत स्थानीय संरक्षण में जहां वो रह रहे हैं वहां नहीं, अलग ले जाकर के उनको संरक्षित किया जाता है, तो उत स्थानीय संरक्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पीसीआर की खोज किसने की थी? पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो पीसीआर की खोज कैरी मुलिश ने की थी, कैरी मुलिश ने। और पीसीआर से डीएनए की प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं, कॉपी बनाई जाती हैं, डीएनए की कॉपी। अगला क्वेश्चन है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, तो राइजोबियम लेग्यूमिनेशियम दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है और ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या महत्व है? देखिए, जैसे ये शुक्राणु था, यहाँ पर इसकी गर्दन, ये पूंछ थी, तो ये जो आगे वाला भाग होता है इसे एक्रोसोम कहा जाता है। तो ये जो एक्रोसोम होता है इससे एक एंजाइम निकलता है, हाइलुरोनिडेज। ये जो एक्रोसोम है इससे एक एंजाइम स्रावित होता है, इस एंजाइम का नाम है हाइलुरोनिडेज। और यह जो एंजाइम होता है, ये जो अंडा होता है, अंडे में जो रक्षात्मक आवरण होता है, रक्षात्मक आवरण, ये एंजाइम इस रक्षात्मक आवरण को विघटित कर देता है, गला देता है। अब जब गला देगा तो शुक्राणु आसानी से इसमें प्रवेश कर जाएगा। तो हाइलुरोनिडेज एंजाइम स्रावित करता है ये, जिससे ये एंजाइम क्या करता है कि रक्षात्मक आवरण को गला देता है, अंडे के ऊपर जो रक्षात्मक आवरण होता है, और जो शुक्राणु होता है, जो स्पर्म होता है, वो अंडे के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इसका महत्व हो जाएगा। फिर अगला है, विश्व की सबसे समृद्ध जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे समृद्ध जैव विविधता कहा गया है? तो देखिए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय, एक ही नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इतना लिख देंगे, बस एक नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विश्व की सबसे समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। फिर अगला है, डीएनए अणु को वांछित खंडों में पृथक करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? मैंने बहुत बार बताया है कि प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लिएज एंजाइम का उपयोग करते हैं, इसे आणविक कैंची भी कहते हैं। अगर आप लोग आणविक कैंची पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, अच्छे से समझाया गया है, यानी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पर समझाया गया है। फिर अगला है, विलुप्त प्रजातियां क्या होती हैं? तो ऐसी प्रजातियां, परिभाषा कैसे लिखेंगे? ऐसी प्रजातियां जो समाप्त हो गई हैं, समाप्त हो चुकी हैं, उन्हें ही विलुप्त प्रजातियां कहा जाता है। यानी जो खो चुकी हैं, खो गई हैं, उन्हें ही विलुप्त प्रजातियां कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, ऐसे पादपों को क्या कहते हैं जो जल से संतृप्त स्थानों पर पाए जाते हैं, पूर्ण रूप या आंशिक रूप से जल में डूबे रहते हैं? तो ऐसे पौधे जलीय पौधे कहलाते हैं, जलीय पौधे कहलाते हैं। या फिर अंग्रेजी में कहें तो हाइड्रोफाइट्स प्लांट कहलाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, मेंडल के युग्मकों की शुद्धता तथा स्वतंत्र अभ्युवन के नियम पर प्रकाश डालिए। देखिए, ये 2 नंबर का है, इसको डिटेल से चलिए आपको समझा देते हैं। पहले था युग्मकों की शुद्धता, तो युग्मकों की शुद्धता को पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है, इसको पहले समझा देते हैं। युग्मकों की शुद्धता अथवा पृथक्करण का नियम, इसमें मेंडल ने क्या किया था? एक शुद्ध लंबा पौधा लिया था, एक शुद्ध बौना पौधा लिया था, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया था। ये P1 पीढ़ी थी, पेरेंटियल पीढ़ी थी। क्रॉस करवाने पर इन्हें
संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए, ये F1 पीढ़ी थी। अब ये जो संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए, इसमें इन्होंने सेल्फ क्रॉस करवाया, यानी सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, मतलब इसमें स्वपरागण करवाया। और स्वपरागण कराने पर इन्हें युग्मक शुद्ध रूप में दूसरी पीढ़ी में प्राप्त हो जाते हैं और यहाँ पर संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। प्रकार से देखिए, इसमें युग्मक शुद्ध रूप में प्राप्त हो गए, इसलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर इसमें फिनोटाइप अनुपात देखा जाए तो पौधे कैसे प्राप्त हुए हैं। फिनोटाइप अनुपात में 3 लंबे पौधे, 3:1 का अनुपात था। फिनोटिपिक अनुपात 3 लंबे 1 बौना था, तो 3:1। जबकि जीनोटाइप अनुपात देखा जाएगा तो जीनोटाइप अनुपात में 1:2:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, मेंडल के युग्मकों की शुद्धता का नियम तो मैंने आपको समझा दिया है। अब स्वतंत्र अभ्युवन के नियम पर प्रकाश डालना है। चलिए इसको भी समझा देते हैं। देखिए, मेंडल के स्वतंत्र अभ्युवन के नियम में इन्होंने गोल व पीले बीज लिए थे, गोल व पीले बीज, और इधर झुर्रीदार व हरे बीज लिए थे, हरे बीज इन्होंने लिए थे। आप इसको कैपिटल RR कैपिटल YY कर लीजिए, इसको स्मॉल RR स्मॉल YY कर लीजिए। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया था। क्रॉस करवाने पर इन्हें कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल Y, यानी कि कुल मिलाकर कहें तो गोल व पीले बीज प्राप्त हुए, पीले बीज प्राप्त हुए थे, प्राप्त हुए। अब देखिए, यहाँ पर स्वपरागण करवाया जाएगा, तो स्वपरागण कराने के लिए इन्हीं 2 पौधों को लिया जाएगा। अब 2 पौधों को कैसे लेंगे, यहाँ पर देखिए चेकर बोर्ड बना लेते हैं, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर एक चेकर बोर्ड बना लेंगे इस तरह से, और चेकर बोर्ड में कॉलम बना लेंगे 1 2 3, 1 2 3 4 हो जाएंगे, और इधर से भी आप 4 बना लीजिए इस तरह से। अब देखिए, इसमें गैमीट्स कैसे निकालेंगे, इस निकालने की ट्रिक बता देते हैं। जैसे क्रॉस करवाते हैं यहाँ और यहाँ है। अब देखिए, कैपिटल R कैपिटल Y, इसको इससे करेंगे कैपिटल R स्मॉल y, फिर इसको इससे करेंगे तो स्मॉल R कैपिटल Y, और इसको इससे करेंगे तो स्मॉल R स्मॉल y हो जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए, अब ऐसे ही यहाँ पर इसको लिख देंगे, ये जो है गैमीट्स इनको यहाँ लिख देंगे। ये चेकर बोर्ड या पुन्नेट स्क्वायर बनाना मैंने आपको पहले समझाया, अगर डिटेल से आप नहीं जानते तो वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल R कैपिटल Y, ये वाला। यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल y हो जाएगा, यहाँ पर स्मॉल R कैपिटल Y हो जाएगा, और यहाँ पर स्मॉल R स्मॉल y हो जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल इधर भी लिख देंगे, क्योंकि क्रॉस आपस में करवाना है, स्वपरागण करवाना है। तो यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल y, यहाँ पर स्मॉल R कैपिटल Y, और यहाँ पर स्मॉल R स्मॉल y हो जाएगा। अब देखिए, इसका और इसका यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ पर कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y हो जाएगा, और ये हो जाएगा कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y हो जाएगा। ये हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y हो जाएगा, और ये कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल y हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये इसका और इसका होगा, इसका और इसका यहाँ होगा, इसका और इसका यहाँ होगा। जैसे गुणे करते हुए वैसे ही करेंगे, इसका और इसका यहाँ होगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, कैपिटल R और कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y हो जाएगा यहाँ पर। और इसमें क्या होगा, कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल y हो जाएगा। कैपिटल पहले रख देंगे, और इसके बाद में कैपिटल R पर कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल y हो जाएगा। यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल y हो जाएगा। यहाँ पर स्मॉल R, यहाँ पर कैपिटल Y स्मॉल y हो जाएगा। यहाँ पर स्मॉल R, यहाँ पर स्मॉल y हो जाएगा। अब देखिए, इसमें लिख देते हैं। अब देखिए, इसमें क्या लिखेंगे, ये देखिए, यहाँ कैपिटल सब यहाँ है तो गोल व पीले बीज हो जाएंगे, गोल व पीले बीज हो जाएंगे। यहाँ पर गोल व पीले हो जाएंगे, यहाँ पर गोल व पीले हो जाएंगे, यहाँ पर भी ये गोल व पीले होंगे, और ये जो है ये भी गोल व पीले होंगे, पीले। ये गोल व हरे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ स्मॉल y है। ये गोल पीले हो जाएंगे, ये गोल
हरे हो जाएंगे, और ये वाला क्या होगा, गोल पीले हो जाएंगे, ये भी गोल पीले हो जाएंगे, और ये स्मॉल है तो झुर्रीदार झुर्रीदार पीले हो जाएंगे, और ये कैसे झुर्रीदार पीले हो जाएंगे। और देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा गोल व पीले, गोल पीले हो जाएंगे, यहाँ पर गोल हरे हो जाएंगे, यहाँ पर झुर्रीदार पीले हो जाएंगे, और यहाँ पर झुर्रीदार हरे हो जाएंगे। इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें अगर फिनोटिपिक अनुपात देखा जाएगा तो फिनोटाइप अनुपात क्या होगा, 9:3:3:1 का होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 जो हैं गोल और पीले हैं, 9:3:1 इस तरह से काउंट करके लिख देंगे, फिनोटिपिक अनुपात हो जाएगा। देखिए मेंडल के युग्मकों की शुद्धता और स्वतंत्र अभिवन का नियम मैंने बता दिया है। अब परागकण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाते हुए इसकी विशेषता बताना है। देखिए इस तरह से आप परागकण का स्वच्छ नामांकित चित्र बना सकते हैं। ये एक इंटाइन हो जाएगा, इसके ऊपर की बाहरी लेयर, मैंने परागकण का नामांकित चित्र बनाना अपने वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग जाकर के वहां से देख सकते हैं। ये एक्सटाइन है, ये इंटाइन हो जाएगा, यानी बाह्यचोल अंतःचोल हो जाएगा, और यहाँ पर जगह जगह पर जर्म पोर भी होते हैं, जर्म छिद्र हो जाएंगे। इस तरह से आप यहाँ पर जीवद्रव्य हो जाएगा। तो आप इस तरह से परागकण का नामांकित चित्र बना सकते हैं। और परागकण जो होता है नर युग्मक होता है, अगर नर युग्मक नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो फल तथा बीज का निर्माण नहीं होगा। तो ये इसकी विशेषता होती है। फिर अगला है कोडान और एंटी कोडान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए जो इसमें कोडान होता है, ये कोडान mRNA पर स्थित नाइट्रोजनस क्षारकों का त्रिक क्रम होता है। mRNA जो कोडान है ये mRNA पर उपस्थित नाइट्रोजनस क्षारकों का त्रिक क्रम है। त्रिक क्रम या ट्रिपलेट क्रम होता है, ट्रिपलेट सीक्वेंस होता है, जो एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को निर्धारित करता है, विशिष्ट अमीनो अम्ल को। जबकि जो एंटीकोडान है ये टीआरएनए में स्थित नाइट्रोजनस क्षारकों का विशिष्ट क्रम होता है। टीआरएनए में या 3 न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है जो टीआरएनए पर पाया जाता है। तो ये अंतर हो जाएगा। फिर अगला है विश्व वन्य जीव कोष, WWF क्या है, इसके उद्देश्य बताइए। तो देखिए जो विश्व वन्य जीव कोष है ये संरक्षण की एक वैधानिक उपाय है। संरक्षण का वैधानिक उपाय है, और इसकी स्थापना स्विट्जरलैंड में थी। स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना की गई थी, स्विट्जरलैंड में WWF की स्थापना। और इसका जो चिन्ह है वो जॉइंट कह दीजिए, जॉइंट पांडा है। इसका जो चिन्ह है वो क्या है, जॉइंट पांडा है। और अगर इसके उद्देश्यों की बात की जाए तो संरक्षण के संदेश का प्रचार करना, संरक्षण के संदेश का प्रचार करना पहला उद्देश्य ये हो जाएगा। फिर संरक्षण की क्षमता का विकास करना, संरक्षण की क्षमता का विकास करना या वनस्पति उद्यानों का निर्माण करना, ये सब इसके उद्देश्य हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक जंतु किस विधि से प्राप्त होते हैं, इनके निर्माण के उद्देश्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जो ट्रांसजेनिक जंतु हैं ये जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर आप कह लीजिए कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी विधि द्वारा तैयार होते हैं। और कैसे, तो जीनोम या जीन में फेरबदल करके, जीनोम को बदल करके ट्रांसजेनिक जंतु तैयार किए जाते हैं। और इनका उद्देश्य क्या है, तो देखिए अधिक दुग्ध उत्पादन करना, अधिक दुग्ध उत्पादन करना इनका उद्देश्य है। अधिक मांस उत्पादन करना, अधिक मांस का उत्पादन करना इनका उद्देश्य है। अधिक अंडे देना, कुल मिलाकर के जीवों में अधिक उत्पादन क्षमता का विकास करना ही इनका प्रमुख उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक कूट पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको बता दें इसकी परिभाषा, DNA अणुओं में स्थित नाइट्रोजनस क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन,
अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित होता है, उसे ही आनुवांशिक कोड कहा जाता है। डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनस क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहता है, उसे ही आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड कहा जाता है। इस पर फुल वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं या चैनल से सर्च करके देख सकते हैं। फिर अगला है, निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रतिजीविता और सहोपकारिता में अंतर स्पष्ट करना है। देखिए, प्रतिजीविता को विरोधिता भी कहते हैं अथवा एलिलोपैथी कहते हैं। विरोधिता या एलिलोपैथी कहा जाता है और इसमें एक जाति के जीव कुछ विषैला पदार्थ उत्पन्न करते हैं। इन्हीं दो जीवों के बीच की ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति के जीव कुछ विषैला पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो दूसरी जाति के लिए हानिकारक होता है, उनकी वृद्धि को रोकता है। कुल मिलाकर कहें तो इसमें एक को हानि हो रही है और दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एक को हानि और दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे ही प्रतिजीविता कहा जाता है। अब सहोपकारिता था, इसमें सहोपकारिता में क्या होता है कि इसमें दो जीव हैं, दोनों जीव एक दूसरे की हेल्प करते हैं, यानी दो जीवों के बीच की ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों जीव, चाहे वो भोजन बनाने के लिए हो, कॉलोनी बनाने के लिए हो, एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार की सहायता हो, तो वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं और इसमें दोनों को लाभ होता है, किसी की भी हानि नहीं होती है। जैसे लाइकेन व साइकस की प्रवालाभीय जड़ें। देखिए, इसमें अगला है, सहभोजता और मृतोपजीवी में अंतर लिखिए। तो अब इसमें दूसरा वाला है सहभोजिता। सहभोजिता क्या है? तो देखिए, सहभोजिता में कोई दो जीवों के बीच की ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को तो लाभ हो रहा है लेकिन दूसरे जीव को कोई हानि नहीं होती है, यानी एक को लाभ और दूसरे की कोई भी हानि नहीं होती है। दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन इसमें एक जीव को लाभ और दूसरे को कोई भी हानि नहीं होती है, उसे ही क्या कहा जाता है? सहभोजिता कहा जाता है। जैसे आर्किड और कंठ लताएं होती हैं। फिर देखिए, मृतोपजीवी है, तो मृतोपजीवी ऐसे जीवधारी जो मृत व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। फिर अगला है, प्रतिजैविक औषधियां क्या हैं, ये किन पादपों से प्राप्त होती हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो देखिए, प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक का क्या मतलब हुआ? एंटीबायोटिक हुआ। एंटीबायोटिक मेडिसिन जो होती हैं, अब ये क्या करती हैं? अब चूंकि प्रतिजैविक औषधियां हैं तो ये क्या करती हैं? बैक्टीरिया अर्थात जीवाणुओं को खत्म करती हैं, खत्म करती हैं या निष्क्रिय करती हैं, चाहे खत्म करती हैं या फिर निष्क्रिय करती हैं, या कह लीजिए कि उनके विकास को रोकती हैं, जीवाणुओं के विकास को रोकती हैं। अब कहा गया था ये किन पादपों से प्राप्त होती हैं? जीवाणु जैसे है, जीवाणु व कवक से प्राप्त होती हैं। जीवाणु से या कवक से प्रतिजैविक औषधियां प्राप्त होती हैं। उदाहरण कहा गया था, तो देखिए पेनिसिलिन आप लिख सकते हैं, पेनिसिलिन, और आप टेट्रासाइक्लिन लिख सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन। पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन, इसके उदाहरण हो जाएंगे। फिर अगला है, ड्रग क्या है? स्मैक तथा चरस कहां से प्राप्त होती हैं? तो देखिए, ड्रग्स क्या है? ऐसा रसायन जिसे ग्रहण करने से किसी जीव की मनोदशा बदल जाती है। ड्रग्स क्या है? ऐसा रसायन जिसे ग्रहण करने से किसी जीव की मनोदशा बदल जाती है या मनुष्य की कार्य प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है, कार्य करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, उसे ही ड्रग्स कहा जाता है। स्मैक तथा चरस कहां से प्राप्त होते हैं? देखिए, जो स्मैक है ये डाईएसिटिल मार्फिन होती है। मार्फिन जो पॉपी या पोस्ता के लैटेक्स से प्राप्त होती है, पोस्ता के लैटेक्स से स्मैक। और जो चरस है
जो चरस है ये गांजा से प्राप्त होती है, गांजा से प्राप्त होती है। तो ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, मानव नर जनन अंगों से संबंधित सहायक ग्रंथियां कौन सी हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए, नर जनन अंगों से संबंधित सहायक ग्रंथि, पहली सहायक ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये क्या करती है, ये मनुष्य में एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी होती है, जो पेनिस या शिश्न का मूल होता है वहीं पर पाई जाती है, इस तरह से गोल सी, और एक जोड़ी होती है। और ये जो वीर्य होता है या सीमेन होता है, वीर्य या सीमेन होता है, उसका 30% भाग बनाती है। यानी इससे एक ऐसा स्राव निकलता है, हल्का अम्लीय द्रव निकलता है, ऐसा द्रव अम्लीय द्रव निकलता है जो वीर्य या सीमेन का 30% भाग बनाता है। और ये अम्लीय द्रव शुक्राणुओं को सक्रिय भी रखता है। और फिर दूसरी है काउपर्स ग्रंथि। काउपर्स ग्रंथि, तो ये प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है उसी के पीछे पाई जाती है, पीछे स्थित होती है, और इससे क्षारीय द्रव स्रावित होता है। इससे अम्लीय द्रव, प्रोस्टेट ग्रंथि से इससे क्षारीय द्रव स्रावित होता है। और ये मैथुन के समय क्या करता है, मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है, चिकना बनाता है, मूत्र मार्ग को चिकना बनाने का कार्य करता है। और एक आप बता सकते हैं शुक्राशय। शुक्राशय ये वीर्य का 80% भाग बनाता है, 80% भाग का निर्माण करता है। तो ये सहायक जनन ग्रंथियां हो जाएंगी, इनके बारे में हो जाएगा। फिर अगला है, एड्स क्या है, इसका विषाणु शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, इसका संचरण किस प्रकार से होता है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और हिंदी में इसे ही उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण कहा जाता है, उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण। तो यह एक असंक्रामक रोग है और यह विषाणुओं के द्वारा होता है, यानी कुल मिलाकर के ये वायरस के द्वारा फैलता है। और रेट्रोवायरस संक्रमण से यह रोग हो जाता है। किस वायरस से, तो रेट्रोवायरस जो होता है, इस रेट्रोवायरस से होता है। इसे एड्स का वायरस कहा जाता है, रेट्रोवायरस को एड्स का वायरस कहते हैं, या इसे HIV के नाम से भी जानते हैं, HIV। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत अधिक पूछा जाता है। एड्स का पूरा नाम क्या है, HIV का पूरा नाम क्या है, एड्स किस वायरस से होता है, तो HIV वायरस से होता है अथवा रेट्रोवायरस से। तो कुल मिलाकर के HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होगा, और हिंदी में इसे ही मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस कहते हैं, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस। यह वायरस शरीर की T4 लिम्फोसाइट्स कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करता है। इस तरह से हमारे शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता समाप्त हो जाती है, अथवा रोगों से जो लड़ने की क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। HIV वायरस की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर मॉन्टेगेनियर ने किया था। HIV वायरस की खोज किसने की, तो सबसे पहले डॉक्टर मॉन्टेगेनियर ने इसकी खोज की थी। इससे इसका ट्रांसमिशन होता है, संचरण होता है, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो पहला है संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क के द्वारा। लैंगिक सहवास के द्वारा कैसे होगा, तो जो संक्रमित पुरुष होते हैं, जो HIV पॉजिटिव व्यक्ति होते हैं, उनके वीर्य में HIV वायरस पाया जाता है, जो सीमेन होता है उसमें पाया जाता है। अगर किसी से वो संभोग करते हैं, चाहे वो समलैंगिक संभोग हो चाहे विषम लैंगिक हो, तो उनके वीर्य में चूंकि HIV वायरस पाया जा रहा है, अब वो दूसरे के शरीर में पहुंच जाएगा और उसको भी एड्स रोग हो जाएगा। तो लैंगिक सहवास के द्वारा HIV का सबसे अधिक प्रसारण होता है, यानी HIV वायरस लैंगिक सहवास के द्वारा सबसे ज्यादा फैलता है। फिर अगला है संदूषित सिरिंज के प्रयोग से, इंजेक्शन सुई के प्रयोग के द्वारा, मतलब कि जो डॉक्टर होते हैं वह डॉक्टर इंजेक्शन सुई एक व्यक्ति पर प्रयोग करते हैं, और वही सुई अगर दूसरे व्यक्ति पर प्रयोग कर रहे हैं और वो पहले वाला व्यक्ति अगर HIV पॉजिटिव था तो दूसरे व्यक्ति को भी HIV रोग हो जाएगा। ऐसे ही जो लोग किसी प्रकार का नशा इंजेक्शन के द्वारा करते हैं, तो अगर एक व्यक्ति को है और उसी सिरिंज का प्रयोग दूसरे व्यक्ति पर किया गया, स्वस्थ व्यक्ति पर किया गया, तो उसको भी हो जाएगा, HIV संक्रमित हो जाएगा वो व्यक्ति। फिर अगला है संदूषित रुधिर आधान के द्वारा। संदूषित रुधिर आधान का मतलब होता है रक्ताधान के द्वारा, यानी बाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा। तो संक्रमित व्यक्तियों का जो रुधिर होता है वो स्वस्थ व्यक्तियों को देने से
HIV का संक्रमण हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही संक्रमित है और उसका रुधिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को दिया जाए तो उसको भी HIV हो जाएगा, यानी वो भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। फिर अगला है अंग प्रत्यारोपण के द्वारा। अंग प्रत्यारोपण के अंतर्गत अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है और उसे किसी ने अंग दान किया, उसने अंग लगवाया और जिसने अंग दान किया उसको पहले से HIV पॉजिटिव था वो, तो जिसको लग रहा है वो अंग उसको भी HIV हो जाएगा, यानी वो भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। फिर अगला है कृत्रिम वीर्य सेचन के द्वारा, यानी कृत्रिम वीर्य सेचन के द्वारा भी एड्स का जो वायरस है ये फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। फिर अगला है प्रसव के समय माता से शिशु में। अगर पहले से ही माता को है HIV तो अगर प्रसव हो रहा है तो बच्चे को भी हो जाएगा, यानी अगर माता को है तो बच्चे को भी एड्स रोग हो जाए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है पारितंत्र विविधता क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो पारितंत्र विविधता, जैव विविधता मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है प्रतिजोरिता क्या है, इसकी अनुक्रिया से किस इम्यूनोग्लोबुलिन का निर्माण होता है। देखिए ये एलर्जी होती है, इसे क्या कहा जाता है, एलर्जी कहा जाता है। आइए एलर्जी पर आपको समझा देते हैं। तो एलर्जी प्रतिरक्षण का एक महत्वपूर्ण साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट को हिंदी में पार्श्व प्रभाव कहा जाता है, यानी जो प्रतिरक्षण तंत्र है उसका एक महत्वपूर्ण साइड इफेक्ट है, अथवा किसी एंटीजन या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिक्रियाशीलता एलर्जी कहलाती है। यानी कोई एंटीजन है या पर्यावरणीय पदार्थ है उसके प्रति प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है उसकी अतिक्रियाशीलता, अधिक क्रियाशील हो जाता है, उसे ही एलर्जी कहा जाता है। तो एंटीजन क्या है, तो एंटीजन विषैले पदार्थ होते हैं जो इम्यून प्रतिक्रियाओं को उकसाते हैं। एंटीजन को हिंदी में प्रतिजन कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो एलर्जी है, एलर्जी प्रतिरक्षा का ही एक विशिष्ट रूप होता है, और जो एंटीजन एलर्जी प्रतिक्रिया उद्दीपित करते हैं उन्हें एलर्जन कहा जाता है। यानी ऐसे एंटीजन जो एलर्जी प्रतिक्रिया उद्दीपित करते हैं उन्हें एलर्जन कहते हैं। एलर्जी किसी भी पदार्थ से हो सकती है, कोई भी पदार्थ हो उससे एलर्जी हो सकती है। अंडे, मांस, मछली, फूलों की गंध है, फल है, मकरंद है या पराग जिसको कहा जाता है, दूध, पनीर, दवाओं से या सौंदर्य प्रसाधनों से, ग्लूकोज से, सोना, चांदी, धूल की चिचड़ी आदि बहुत सी चीजें हैं जिनसे एलर्जी हो सकती है या ये कारण हो सकते हैं एलर्जी के। इनके द्वारा उत्पन्न एलर्जी स्थानीय यानी लोकल हो सकती है अथवा सारे शरीर को प्रभावित कर सकती है। या तो लोकल हो सकती है या सारे शरीर को कहा जाए प्रभावित कर सकती है। एलर्जी प्रतिक्रिया कभी कभी इतनी तीव्र हो जाती है कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। यानी कभी कभी ये इतनी ज़्यादा हो जाती है कि व्यक्ति मर भी जाता है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है। एलर्जी के उपचार में प्रतिहिस्टामिन, एड्रेनालिन और स्टेरॉइड्स का उपयोग किया जाता है। फिर देखिए अगला है टर्नर सिंड्रोम और क्राइडोचैट सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। चलिए सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम को समझा देते हैं। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित स्त्रियां लिंग गुणसूत्रों के लिए मोनोसोमिक होती हैं, अर्थात इनमें केवल एक एक्स गुणसूत्र विद्यमान रहता है। मतलब ये ऐसी स्त्रियां हैं जिनमें दो लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है और एक नहीं होता, यानी एक ही है, एक उपस्थित नहीं है, मतलब एक कम हो गया तो इनमें से कुल गुणसूत्रों की संख्या 45 ही हो जाती है। जब एक कम हो गया तो कुल कितने बचेंगे, 45 ही बचेंगे, क्योंकि मनुष्य के शरीर में हम सभी लोग जानते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं और 46 में से मैंने बताया था कि दो लिंग गुणसूत्र होते हैं और दो में से एक कम हो गया तो कितने बचे, 45 बचे। इसलिए कहा गया है कि ये लिंग गुणसूत्र के लिए मोनोसोमिक होती हैं। मोनोसोमिक यानी एक गुणसूत्र बचा तो मोनोसोमिक हो गई और मोनोसोमिक व्यवस्था के कारण ही इनमें टर्नर सिंड्रोम हो जाती है। एक ही लिंग गुणसूत्र बचने के कारण ये टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि आप लोगों को चित्र में दिख भी रहा है, 23वें जोड़े में एक लिंग गुणसूत्र बचा हुआ है, इसीलिए टर्नर सिंड्रोम इस स्त्री को हो गया है। इस तरीके की स्त्रियों का कद छोटा, जननांग अल्प विकसित होते हैं। कद कैसा होता है, छोटा सा हो जाता है और जननांग जो होते हैं वो अल्प विकसित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं,
वक्ष जो होता है वो चपटा सा होता है और जनन या कह लीजिए कि जो अंडाशय होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, और अगर होते भी हैं तो अर्ध विकसित होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। अतः ये स्त्रियां नपुंसक या बांझ होती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी स्त्रियों का शरीर और जननांग अल्प विकसित होने के कारण ये बांझ या बांझ हो जाती हैं और इनका वक्ष चपटा, कद छोटा होता है। बाल्यावस्था में तो ये स्त्रियां सामान्य लड़कियों जैसे ही दिखाई देती हैं, यानी जब बच्चियां होती हैं, बाल्यावस्था होती है इनकी, तब ये बिल्कुल सामान्य लड़कियों की तरह ही दिखाई देती हैं। लेकिन किशोरावस्था में अंडाशय के अविकसित होने के कारण बांझे होती हैं, और जब किशोर हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो क्या होता है कि अंडाशय विकसित नहीं होता है, जिसके कारण ये बांझे हो जाती हैं और इनमें मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन का भी अभाव होता है। जो मादा हार्मोन से एस्ट्रोजन स्रावित होता है वो हार्मोन भी इन स्त्रियों में स्रावित नहीं होता है। क्यों? ये जननांगों से संबंधित रोग है, यानी लिंग गुणसूत्रों से संबंधित विकार उत्पन्न हुआ है टर्नर सिंड्रोम, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। चलिए क्राइडू-चैट सिंड्रोम को समझा देते हैं। सामान्यतः गुणसूत्रों की संख्या में कमी या विलोपन की स्थिति में यह सिंड्रोम होता है, यानी यह रोग हो जाता है विलोपन की स्थिति में या कमी की स्थिति में। तो सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, इनकी संख्या में विलोपन की स्थिति में रोग हो जाता है, यानी यह सिंड्रोम हो जाता है। विलोपन का मतलब है गायब हो जाना या खत्म हो जाना या डिलीट हो जाना। यह सिंड्रोम मुख्यतः 5वीं जोड़ी गुणसूत्र की छोटी भुजा के विलोपन के फलस्वरूप होता है। कहने का मतलब ये है कि जो क्राइडू-चैट सिंड्रोम है, 5वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है उसकी जो छोटी वाली भुजा होती है उसका जब विलोपन हो जाता है तब यह रोग होता है। कुल मिलाकर अर्थ यह हुआ कि क्राइडू-चैट सिंड्रोम तब होता है जब 5वीं जोड़ी के गुणसूत्र छोटी वाली भुजा में से कोई एक भुजा डिलीट हो जाती है या नहीं रह जाती है, खत्म हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे इस चित्र को देखिए, इसमें कोशिका विभाजन के समय जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो उस समय यह घटना घटती है। कब घटना घटती है ये वास्तव में? तो जब क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर के समय यह घटना घट जाती है और इन दोनों छोटी भुजाओं में से जो शॉर्ट आर्म है इनमें से कोई एक भुजा कट जाती है या अलग हो जाती है। अब जो भुजा खत्म हो गई है, जो उस पे से नहीं रह गई है, डिलीट हो गई है, उस पे बहुत सारे जीन भी रहे होंगे। वो जीन उस बच्चे में अब नहीं जाएंगे। जब इतने सारे जीन इस बच्चे में नहीं जाएंगे तो बच्चे में कुछ तो कमी आएगी ही आएगी। जब इतने सारे जीन नहीं रहेंगे तो कुछ न कुछ कमी तो आएगी ही आएगी। सर्वप्रथम इस सिंड्रोम का अध्ययन या इस रोग का अध्ययन शोधकर्ता जे लेजुने ने सन 1963 ईस्वी में किया था। ये शोधकर्ता थे, इन्होंने इसका अध्ययन किया था। कब? जे लेजुने ने सन 1963 में। इस सिंड्रोम या रोग से पीड़ित शिशु के रोते समय असामान्य रूप से बिल्ली की म्याऊं सदृश ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। यानी इस रोग से जो बच्चे पीड़ित हो जाते हैं वे बिल्ली की म्याऊं जैसे रोते हैं। इस लक्षण के कारण इस सिंड्रोम को बिल्ली या म्याऊं सिंड्रोम भी कहा जाता है। क्योंकि वे बिल्ली जैसे रोते हैं इसीलिए इस सिंड्रोम को बिल्ली या म्याऊं सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, या अंग्रेजी में कहें तो कैट क्राई सिंड्रोम के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी बिल्ली की म्याऊं सिंड्रोम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये लक्षण तो प्रकट होंगे ही होंगे, यानी बिल्ली की तरह से बच्चा रोएगा ही रोएगा। और इसके अलावा भी इस सिंड्रोम से पीड़ित शिशु के शरीर में अनेकों विकृतियां आ जाती हैं। जैसे दोनों आंखों के बीच का जो गैप होता है वो अधिक हो जाता है, जो सर होता है वो बड़ा हो जाता है, जो मुख होता है वो थोड़ा सा ऊपर से कम और नीचे से चौड़ा हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी विकृतियां आ जाती हैं। फिर अगला है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंडोत्सर्ग और शुक्र कायंत्रण रजोनिवृत्ति। देखिए जो अंडोत्सर्ग है इसमें अंडे का उत्सर्ग होता है, अंडे का निकलना ही अंडोत्सर्ग कहलाता है। अंडाशय से अंडे का निकलना ही अंडोत्सर्ग कहलाता है। और शुक्र कायंत्रण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। रजोनिवृत्ति में जो MC होती है उससे छुटकारा मिलता है। इस पर टिप्पणी मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है जैव पेटेंट क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आइए इसको जानते हैं
कि पेटेंट क्या है। तो पेटेंट एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को उसकी नई खोज, तकनीकी, उत्पाद आदि के लिए दिया जाता है ताकि कोई भी उसकी नकल ना कर पाए। कहने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति एक नई खोज करता है अथवा नई तकनीक का निर्माण करता है या कह लीजिए कि कोई नया उत्पाद बनाता है, तो उसे अपनी खोज पर अपना अधिकार जमाने के लिए पेटेंट करवाना होता है ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी कॉपी ना कर पाए, उसकी चोरी ना कर पाए या उसकी नकल ना कर पाए। बिल्कुल इसी तरह से जैव पेटेंट या बायो पेटेंट के अंतर्गत जैव पदार्थ की खोज करने वाले को सरकार सुरक्षा प्रदान करती है। जैव पदार्थ नहीं जानते हैं तो मैंने पिछले वीडियो बायोपायरेसी में समझाया था कि जैव पदार्थ क्या है। आप लोग बायोपायरेसी वाला वीडियो जाकर के देख सकते हैं। तो जैव पेटेंट के अंतर्गत जैव पदार्थ की खोज करने वाले को सरकार सुरक्षा प्रदान करती है जिससे उस नाम से कोई और उस उत्पाद को न बना सके ना ही बेच सके। यानी ऐसी सुरक्षा प्रदान करती है, ऐसा पेटेंट प्रदान करती है कि उस नाम से कोई और उत्पाद न बना सके ना ही उसको बेच सके। तो उसे ऐसा करने के लिए पेटेंट प्राप्त व्यक्ति अथवा संस्था से अनुमति लेनी होगी तथा रॉयल्टी देनी होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि फिर भी बेचना चाहता है कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे की खोज को, दूसरे की तकनीकी को, तो उसे क्या करना होगा कि जिसको पेटेंट प्राप्त है उस व्यक्ति से अनुमति लेनी होगी, आज्ञा लेनी होगी, अथवा अगर संस्था से है तो उस संस्था से अनुमति लेनी होगी तथा रॉयल्टी भी देनी पड़ेगी। तो जैव स्रोतों के रूप में उपयोग में आने वाले पौधों, जंतुओं, आनुवंशिक पदार्थों आदि के लिए कंपनियों को उत्पादों व तकनीकों के लिए पेटेंट प्रदान किया जाता है। यानी किन किन चीज़ों के लिए पेटेंट प्रदान किया जाता है। तो जो जैव स्रोत के रूप में उपयोग में आने वाले पौधे होते हैं उन पौधों को पेटेंट प्रदान किया जाता है, जंतुओं को पेटेंट प्रदान किया जाता है और आनुवंशिक पदार्थों को पेटेंट प्रदान किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैव स्रोतों के रूप में आनुवंशिक पदार्थों को पेटेंट मिलता है। यानी आदि कंपनियों को उत्पादों तथा तकनीकों के लिए पेटेंट प्रदान किया जाता है। तो विदेशी कंपनियां उन आनुवंशिक पदार्थों, पौधों व जैविक संसाधनों के उत्पाद व तकनीक के पेटेंट प्राप्त करते हैं। जो विदेश की कंपनियां हैं वो क्या करती हैं कि वो जो आनुवंशिक पदार्थ थे, पौधे थे, जैविक संसाधन थे, तो उनके उत्पाद व तकनीक के पेटेंट प्राप्त कर लेते हैं जो अनेक वर्षों से विकसित व पहचानी जा चुकी, यानी बहुत वर्षों से वो विकसित और पहचानी जा चुकी हैं तथा उस क्षेत्र व देश के किसानों व लोगों द्वारा उपयोग में लाई जा रही हैं। अब चूंकि बहुत वर्षों से पहचानी जा चुकी हैं, विकसित हो चुकी हैं, तो उस क्षेत्र के जो किसान हैं, उस क्षेत्र के जो लोग हैं, वो उनको उपयोग में ला रहे हैं, उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो कुछ उदाहरण हम आपको बता देते हैं। पहला है जैसे धान हजारों वर्षों से एशिया में उगाया जा रहा है। जो धान है हजारों वर्षों से एशिया में उगाया जा रहा है। केवल भारत में धान की हजारों किस्में मिलती हैं, हजारों किस्में यहाँ पर वैरायटीज मिलती हैं धान की। इनमें से जो बासमती धान है, बासमती धान अपनी सुगंध व स्वाद के लिए अधिक मशहूर है क्योंकि इसमें सुगंध, खुशबू बहुत अच्छी आती है और स्वाद भी इसका बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए बासमती धान प्रसिद्ध है तथा भारत में इसकी लगभग 27 किस्में मिलती हैं। और बासमती धान की कितनी किस्में मिलती हैं भारत में? तो लगभग में 27 किस्में मिलती हैं। अमेरिका की एक कंपनी राइसटेक ने 1997 में बासमती का पेटेंट व ट्रेडमार्क अपने लिए लेकर उस पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया है। तो इसके अनुसार कंपनी बासमती की नई किस्मों को अमेरिका व अन्य देशों में बेच सकती है क्योंकि उसको अब अधिकार प्राप्त हो चुका है, पेटेंट मिल चुका है। अगला है आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? टीआरएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। फिर अगला है जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता का वर्णन करते हुए प्रमुख संरक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। अथवा है जलोद्भिद पादपों में पारिस्थितिकी अनुकूलन का वर्णन कीजिए। चलिए इसको समझा देते हैं। तो ऐसे पौधे जो स्वयं को जलीय वातावरण के प्रति अनुकूलित कर लेते हैं जलोद्भिद पौधे कहलाते हैं। अर्थात जलोद्भिद पौधों में जलीय वातावरण के प्रति अनुकूलन मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे पौधे जो स्वयं को अपने आप को जलीय माहौल में ढाल लेते हैं, उस माहौल में रहने लायक बन जाते हैं, ऐसे पौधों को जलोद्भिद पौधे कहा जाता है या हाइड्रोफाइट प्लांट कहा जाता है। अब जानते हैं जलोद्भिद पौधों में अनुकूलन अर्थात एडॉप्टेशन इन हाइड्रोफाइट्स। तो जलोद्भिद पौधों में दो तरीके का अनुकूलन होता है। पहला आकारकीय अनुकूलन
और दूसरा शारीरिकी अनुकूलन। तो आकारिकी अनुकूलन के अंतर्गत इसको अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन बोला जाता है। तो इसके अंतर्गत पहला है जड़ें बहुत कम विकसित अथवा अनुपस्थित होती हैं। यानी आकारिकी अनुकूलन के अंतर्गत या मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन के अंतर्गत जो इनकी जड़ें होती हैं वो कम विकसित होती हैं अथवा उपस्थित ही नहीं होती हैं, यानी होती ही नहीं हैं। जैसे सिस्टोफिलम में था, वोल्फिया में था, तो उसमें जड़ें नहीं थी। फिर दूसरा है मूलरोम अनुपस्थित होते हैं, और मूलरोम होते ही नहीं हैं या फिर बहुत कम विकसित होते हैं। फिर अगला है जड़ों में मूलगोप नहीं होते हैं। मूलगोप यानी रूट कैप नहीं होते हैं। रूट कैप की जगह पर इसमें मूल पॉकेट पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? तो ये जल में संतुलक का कार्य करता है, यानी बैलेंस बनाता है। जैसे जलकुंभी होती है, ट्राफा है, तो ये क्या करता है? बैलेंस्ड बनाने का कार्य करते हैं। फिर अगला है कुछ पौधों में जड़ें अपस्थानिक, लंबाई में छोटी तथा कम शाखित होती हैं। यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जड़ें क्या हो जाती, अपस्थानिक पाई जाती हैं, लंबाई में छोटी होती हैं, कम शाखित होती हैं। यदि आप लोग अपस्थानिक जड़ क्या है, मूसला जड़ क्या है नहीं जानते हैं, तो मेरे चैनल में जड़ों के प्रकार और जड़ों पर पूरा वीडियो फुल अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला अनुकूलन है प्लावी पत्तियों में पर्णवृंत लचीले व स्पंजी होते हैं। यानी जो फ्लोटिंग पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, उसमें जो पेटियोल होते हैं वो लचीले होते हैं और स्पंजी होते हैं। फिर अगला है जल निमग्न पौधों जैसे हाइड्रला के तने दुर्बल, स्पंजी और लोचदार होते हैं। जो हाइड्रला होता है या जो जल निमग्न पौधे होते हैं, इनके जो तने होते हैं वो लंबे होते हैं, पतले से कमजोर से होते हैं, स्पंजी होते हैं और लोचदार होते हैं। और जल में प्लावी पत्तियों के तने बेलनाकार होते हैं। जो प्लावी पत्तियां होती हैं वो कैसे उनके तने होते हैं? बेलनाकार होते हैं। फिर अगला है जल निमग्न पौधों की पत्तियां लंबी अथवा फीताकार होती हैं। यानी जो जल निमग्न पौधे होते हैं, जो जल में डूबे हुए पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां कैसी होती हैं? लंबी हो जाती हैं, फीताकार हो जाती हैं, ये अनुकूलन हो जाता है उनमें, जैसे सिर्टोफिलम में मैंने बताया था। फिर अगला है जलोद्भिद पौधों में कायिक जनन पाया जाता है और विखंडन द्वारा होता है। जलोद्भिद पौधों में जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो विखंडन के द्वारा होता है। फिर अगला है जल निमग्न पौधों में पुष्प व बीज कम संख्या में होते हैं। जो जल निमग्न पौधे होते हैं, जल में डूबे हुए पौधे होते हैं, इसमें पुष्प बहुत कम संख्या में होते हैं, और जब पुष्प ही संख्या में कम होंगे तो बीज भी संख्या में कम होते हैं। फिर अगला है इनमें परागण जल के द्वारा होता है। चूंकि ये जल में पाए जाते हैं इसलिए इसमें परागण भी जल द्वारा होता है, तो जल परागण हो गया। यदि आप लोग परागण पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है अलग अलग करके, चाहे वो जल परागण हो, कीट परागण हो, पक्षी परागण हो, पशु परागण हो, तो आप जाकर के देख सकते हैं। फिर आते हैं शारीरिकी अनुकूलन पर या एनाटॉमिकल एडाप्टेशन पर। तो पहला है बाह्य त्वचा पतली, क्यूटिकल रहित अथवा कम विकसित होती है। यानी कि जो बाह्य त्वचा होती है वो पतली होती है, क्यूटिकल उसमें नहीं होता है, और होता भी है तो कम विकसित होता है। फिर अगला है जल निमग्न पौधों के विभिन्न भागों में रंध्र निष्क्रिय होते हैं। जो जल निमग्न पौधे होते हैं, जल में डूबे हुए पौधे होते हैं, इनके जो विभिन्न भाग होते हैं उन भागों में रंध्र बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं, काम नहीं करते हैं। यदि आप लोग रंध्र के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, रंध्र अथवा स्टोमेटा पर, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है जाइलम व फ्लोएम कम विकसित होते हैं। यानी जो जल निमग्न पौधे होते हैं या जो जलोद्भिद पौधे होते हैं, इनके शारीरिकी अनुकूलन के अंतर्गत जो जाइलम और फ्लोएम होता है ये कम विकसित होता है। फिर अगला है जल स्थलीय पौधों को छोड़कर सभी जलोद्भिद पौधों में यांत्रिक ऊतक नहीं होता है। यानी जो जल स्थलीय पौधे होते हैं इनको छोड़ करके जितने भी जलोद्भिद पौधे होते हैं उन पौधों में यांत्रिक ऊतक होता ही नहीं है। यांत्रिक ऊतक क्या होता है? यांत्रिक ऊतक पौधों को सहारा देने का कार्य करता है। फिर अगला है इन पौधों में द्वितीयक वृद्धि भी नहीं होती है। यानी जो जल निमग्न पौधे होते हैं, जो जलोद्भिद पौधे होते हैं, इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। फिर अगला है जलोद्भिद पौधों के कॉर्टेक्स में बड़े बड़े वायुकोष्ठ होते हैं। जो जलोद्भिद पौधे होते हैं इनके कॉर्टेक्स जो होता है उसमें बड़े बड़े वायुकोष्ठ होते हैं या एयर चैम्बर्स होते हैं। फिर अगला है पर्णहरित बड़े व अधिक संख्या में होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो बड़ा होता है और अधिक संख्या में होते हैं। ये तने के कॉर्टेक्स एवं तने व पत्तियों की बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और पाए कहाँ जाते हैं? तो कॉर्टेक्स में या तने और पत्तियों की बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में पाए जाते हैं।
फिर अगला है जीन प्रकटन तथा नियमन का विस्तृत वर्णन कीजिए अथवा मानव में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इस पर फुल वीडियो चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है आनुवांशिक रूपांतरित फसलों की उपयोगिता तथा संभावित हानियों का वर्णन कीजिए। आइए इसको समझा देते हैं। तो देखिए, आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के पहले लाभों को जान लेते हैं। देखिए, पहला लाभ है इस प्रकार की फसल में पोषण गुणवत्ता में सुधार हुआ है। जैसे अधिक उत्पादन वाली फसलें तैयार हो गई हैं, अच्छी प्रोटीन उसमें होती है, आवश्यक गुण जैसे गेहूं की अच्छी बेकिंग गुणवत्ता प्राप्त हो रही है, जौ की अच्छी माल्टिंग गुणवत्ता प्राप्त हो रही है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर अगला है इस प्रकार की फसलों में जैव प्रतिबलों जैसे ठंडा, सूखा, लवण, ताप आदि को सहने की क्षमता है। चाहे जितनी ठंडी हो, चाहे जितना सूखा पड़ जाए, वो फसलें अच्छा उत्पादन देंगी। फिर इस प्रकार की फसलें रासायनिक पीड़क नाशकों पर कम निर्भर रहती हैं, यानी उन पर किसी भी दवा वगैरह का छिड़काव नहीं करना पड़ता है, ऐसे उसमें रोग नहीं लगते हैं। फिर अगला है इस प्रकार की फसलें कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को कम करती हैं। जिन फसलों में कटाई के बाद नुकसान हो जाता है, अगर आप आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों को बोते हैं तो उनमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। फिर अगला इस प्रकार की फसलें ऐसे पादपों के विकास में सहायता करती हैं जिससे वैकल्पिक संसाधनों के रूप में औद्योगिक इकाइयों में वसा, ईंधन, भोज्य पदार्थों की आपूर्ति की जा सके। अगर हानियों की बात की जाएगी तो देखिए, हानियों के अंतर्गत पहला है इस प्रकार की कुछ फसलों में बीज उत्पादन की क्षमता नहीं होती है, यानी उनसे बीज नहीं उत्पन्न होते हैं, जिससे प्रत्येक वर्ष किसान को नए बीज खरीदना ही पड़ता है। फिर अगला है छोटे किसान प्रत्येक बार इन फसलों को नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि ये फसलें बहुत महंगी होती हैं। हानि एक ये हो गई। फिर अगला है इस प्रकार की फसलों से लोगों में एलर्जी उत्पन्न होने की संभावना भी रहती है। तो यहाँ देखिए, आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।